सो गाइस आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी सारी अपडेट्स है, मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और साथ में नितिन कामत की तरफ से आरबीआई की पॉलिसीज पर भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिसेंटली 292 से अच्छी रिकवरी दी है, लेकिन एक रेंज के बीच में आकर के कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। चार्ट पैन में समझेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, सब चीजें। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहली खबर से। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ज्यादा अच्छा है। यह कहना है अक्षय भगत, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एट डेरिवेटिव्स रिसर्च इन जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने स्टेटमेंट दिया ये ईटी नाउ स्वदेश पे कि इन्वेस्टिंग इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक अच्छा आइडिया है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा अपनी मनी को ग्रो करने के लिए। भैया टाइम, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहां पर देखने को मिल रहा है आपके जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भगत की तरफ से कि आपको समय देना पड़ेगा। रीसेंट प्राइस एक्शन जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला है वो इंडिकेट करता है एक पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन छोटी सी भी करेक्शन जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में वन वे रैली को रोक सकती है, जिसमें लंबा टाइम लग सकता है फर्दर रैली के अंदर। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 394 इन 2024। अकॉर्डिंग टू देम आप यहां पर होल्ड रख सकते हो। टारगेट जो है ऑफ प्रीवियस हाई इन द शॉर्ट टर्म 300 का आपका बेस रहेगा। 300 रुपए के पास आपका बेस यहां पर रहने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और आने वाले 6 महीनों के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग जेएम फाइनेंशियल अक्षय भगत, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्लेम कर सकता है वापस से अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास में। तो ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है। 6 महीनों के अंदर आने वाले आपका ऑल टाइम हाई के पास भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल सकता है, यानी कि 394 जो इसका ऑल टाइम हाई है, कहां पे गया 394 जो अप्रैल 2024 में लगाया था, उसको भी सरपास अगर कर जाता है आने वाले 6 महीनों में तो भैया ये बढ़िया बात होगी। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम चल जाता है? एक आर्टिकल रीड करके या किसी को सुन करके हम डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। इस सब के लिए अगर आप 6 महीने के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक पर्टिकुलर रेंज को अचीव कर सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि 6 महीनों में मार्केट की पोजीशन क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की पोजीशन क्या है, कंपनी किस तरह का बिजनेस दे रही है, जिस बिजनेस में कंपनी काम कर रही है कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या सेक्टर में कुछ बड़ा चेंज ना आ जाए जो कि डिजास्टर्स हो। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और इवैल्यूएशन तब होना चाहिए आपके किसी भी पॉसिबिलिटीज पर। आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। इसी के साथ में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, ये कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ता देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, कंपनी के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स और एंटिटीज जहां पे कंपनी ने काम करना शुरू किया है, आने वाले 6 महीनों में जितना ग्रोथ यहां देखने को मिलेगा उतना ही आपको स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। और फर्दर अपडेट आती है आपकी आज के दिन केवी कामत की तरफ से, जिन्होंने बताया कि आरबीआई की पॉलिसी जो है बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकती हैं, स्पेशली न्यू बिजनेसेस के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिला आज के दिन केवी कामत की तरफ से। इसके साथ कंपनी ने Q2 की डेट भी अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट वीक कंपनी अपने Q2 के नंबर्स अनाउंस करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाती है। अपडेट क्या है? अपडेट तो कंपनी ने यहां पर दे दिया Q2 का, लेकिन डेट क्या है? 16 अक्टूबर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और उसी दिन कंपनी की एनालिस्ट प्रेजेंटेशन मीटिंग भी है। ठीक है, 16 अक्टूबर कंपनी अपने नंबर्स अनाउंस करेगी और उसी दिन कंपनी की एनालिस्ट प्रेजेंटेशन मीटिंग भी है। और एनालिस्ट प्रेजेंटेशन मीटिंग एज एन इन्वेस्टर सुननी, देखनी या जो भी सोर्स से आपको मिलती है समझनी जरूरी होती है, क्योंकि नंबर से ज्यादा डिटेल्स आपको एनालिस्ट प्रेजेंटेशन मीटिंग्स में देखने को मिलती है। कंपनी कह क्या रही है, मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है, उस पर क्या सवाल किए जा रहे हैं, वो सभी चीजें आपको इन मीटिंग्स में देखने को मिलती हैं। जरूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 46 का आपका एमएफआई है, 48.8 का आरएसआई है,
टेक्निकल्स न्यूट्रल है। चार्ट पैटर्न आपका क्या बता रहा है एक बार देखते हैं यहाँ पे। सो आगे जाने से पहले VRNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे आपके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट पैटर्न जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको नजर आ रहा है एक डायगोनल, सिमिलर डायगोनल आपको हमने BSE लिमिटेड में भी काम करके दिया, सिमिलर डायगोनल आपका CDSL के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सिमिलर डायगोनल आपके बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिले आपको, जैसे कि टाटा स्टील के अंदर भी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो टाटा स्टील ने भी ब्रेकआउट दिया है। कहां से ब्रेकआउट दिया ना टाटा स्टील ने? 149 से लेकर के 174 के रिस्ट्रिक्शन तक। अगर आप टाटा स्टील पर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा टाटा स्टील ने भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिए थे 174 के रिस्ट्रिक्शन तक। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसी तरह से ये डायगोनल पर आकर के बार बार रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। कल के सेशन में भी जैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस डायगोनल को यहां पर टच किया है, वहीं से ही आपको सेलिंग देखने को मिली है। यहां देखो, अब ये डायगोनल के साथ में आपका इंपॉर्टेंट जो रिस्ट्रिक्शन बनता है वो है 310 का, ठीक है, 310। अब आप कहोगे भैया 310 तो आपका बेस था, अब ये आपका रिस्ट्रिक्शन कैसे हो गया? जब भी कोई स्टॉक अपने पुराने बेसिस को तोड़ देता है, वहां पर वापस से ब्रेकआउट देने के लिए वही आपका पुराना बेस क्या हो जाता है? आपका रिस्ट्रिक्शन। और उस रिस्ट्रिक्शन को वापस से बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? हैंगिंग बेस या फिर सस्टेनेबिलिटी। तो भैया बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में समझने के लिए ऑन चार्ट पैटर्न। तो ये डायगोनल अगर आपकी ब्रेकआउट यहां पर हो जाती है, क्या पॉसिबिलिटी लेकर के हम चलते हैं कि भैया आने वाले सेशन में एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिले कुछ इस तरह की, जिसमें सस्टेनेबिलिटी भी आए, यानी कि क्लोजिंग जो हो वो इस डायगोनल के ऊपर आए, और फिर आपके नेक्स्ट सेशन लगातार धीरे 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 करके उसको कहते हैं ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी। यानी कि इस डायगोनल को हमें ब्रेकआउट और सस्टेन करना पड़ेगा एक सेशन में, और उसके अगले सेशन आपको लगातार इसी डायगोनल के अगेंस्ट काम करना है, यानी कि इस डायगोनल के ऊपर की तरफ। अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तब आपका ब्रेकआउट बनता है अबव 310, जो कि अभी रिस्ट्रिक्शन है, फिर वो वापस से आपका बेस आ जाता है। बट अगर आपका प्रेशर रहता है इसी तरह से जैसे कल देखने को मिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, यानी कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आता है जहां पर सेलिंग ज्यादा हो, तो उस कंडीशन पे आपका कंसोलिडेशन कितना है? 310 से लेकर के 305 के बीच में ये आपका कंसोलिडेशन है। इंपॉर्टेंट बेसिस, क्रूशियल बेसिस आपके आते हैं 292, जो कि आपका पहले भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल बेस रहा था, और रिसेंटली आपकी रिकवरी भी इसी जोन से बनी है। यहां पर देखो 292 से ही, यहीं से ही आपका ये ब्रेकआउट वापस से मिला है। तो ये सारे लेवल्स अभी नहीं मार्क करे हैं, पिछले 3-4 महीनों से आपको यही पूरा चार्ट ऐसे ही देखने को मिल रहा है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। 310 सरपास करता है तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका एग्जैक्ट आ रहा है फ्रीक्वेंट 315 पे, 315 के बाद आपका फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन आ रहा है 320 पे। तो ये कंडीशन से आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन चार्ट डायगोनल ब्रेकआउट करना जरूरी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। VRNISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।